आज काजल विदा हो गई थी। एयरपोर्ट से लौटकर शोभा ड्राइंग रूम में ही सोफे पर निढाल से लेट गई। 1 महीने की गहमा-गहमी भागम-भाग के बाद आज घर बिल्कुल सूना-सा लग रहा था। बेटी की विदाई से निकल रहे आंसुओं के सैलाब को रोकने में शोभा की बंद पलकें नाकाम थीं। मन था कि आंसुओं से भीगकर नर्म हुई उन यादों को कुरेदे जा रहा था, जिन्हें 26 साल पहले दफनाकर शोभा ने अपने सुखद वर्तमान का महल खड़ा किया था। गुवाहाटी के सबसे प्रतिष्ठित धनी घर के प्रमुख कैलाश नाथ शहर के ख्याति प्राप्त वकील थे। वृद्धावस्था में भी उनके यहाँ मुवक्किलों का तांता लगा रहता था। वे अब तक खानदानी इज्जत को सहेजे हुए थे, लेकिन उन्हीं के इकलौते शोभा के पिता राजेंद्र कुल की मर्यादा के साथ साथ धन दौलत को भी दारू में उड़ा रहे थे। उन्हें संभालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। पिता ने किसी तरह वकालत की डिग्री भी दिलवा दी थी ताकि अपने साथ बैठाकर कुछ सिखा सके, लेकिन दिन रात नशे में धुत लड़खड़ाती आवाज वाले वकील को कौन पूछता। बहू भी समझदार नहीं थी। पति या बच्चों को संभालने के बजाय दिन रात अपने को कोसती, कलह करती। ऐसे वातावरण में बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे या उनका क्या भविष्य होगा, यह दादाजी समझ रहे थे। पोते की तो नहीं, क्योंकि वह लड़का था। दादाजी को चिंता अपनी रूप सी चंचल पोती शोभा की थी। उसे वे गैर जिम्मेदार माता पिता के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी कारण मैट्रिक की परीक्षा देते ही मात्र 18 साल की उम्र में शोभा की शादी करवा दी। सुरेश का लखनऊ में कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम था। अपने परिवार में वे अकेले लड़के थे। उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। माँ का देहांत जब ये सब छोटे ही थे तब ही हो गया था। बच्चों की परवरिश उनकी बाल विधवा चाची ने की थी। शादी के बाद शोभा भी लखनऊ आ गई। रिजल्ट निकलने के बाद उनका आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लखनऊ में ही हो गया। सुरेश और शोभा में उम्र के साथ साथ स्वभाव में भी काफ़ी अंतर था। जहाँ शोभा चंचल, बातूनी और मौज मस्ती करने वाली थी, वहीं सुरेश शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे पूरा दिन दुकान पर ही रहते, फिर भी शोभा कोई शिकायत नहीं करती थी। नया बड़ा शहर, कॉलेज का खुला माहौल, नई-नई सहेलियाँ, नई उमंगों, नई तरंगे। शोभा आज़ाद पक्षी की तरह मौज-मस्ती में डूबी रहती, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं था। उन दिनों चाची सास आई हुई थी, फिर भी उनकी चंचलता कायम थी। एक रात करीब 10 बजे शोभा फिल्म देखकर लौटी। सुरेश रात 11 बजे के बाद ही घर लौटते थे, लेकिन उस दिन समय पर शोभा के घर नहीं पहुंचने पर चाची ने घबराकर उन्हें बुला लिया था। वे बाहर बरामदे में ही चाची के साथ बैठे मिले। "कहाँ से आ रही हो?" उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। "क्लास थोड़ी देर से खत्म हुई," शोभा ने जवाब दिया। "मैं 6 बजे कॉलेज गया था, कॉलेज तो बंद था।" अपने एक झूठ को छिपाने के लिए शोभा ने दूसरी कहानी गढ़ी। लौटते वक्त मीना दीदी के यहाँ चली गई थी। मीना दीदी सुरेश के दोस्त की पत्नी थी, जो शोभा के कॉलेज में ही पढ़ती थी। सुरेश गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ गिलास शोभा की तरफ जोर से फेंक कर चिल्लाए, "कुछ तो शर्म करो! मीना और राजीव अभी-अभी यहाँ से गए हैं। घर में पूरा दिन चाची अकेली रहती है। कॉलेज जाने तक तो ठीक है, उसके बाद गुलछर्रे उड़ाती रहती हो, अपने घर के संस्कार दिखा रही हो।" सुरेश आपे से बाहर हो गए थे। उनका गुस्सा वाजिब भी था। शादी को 1 साल हो गया था। उन्होंने शोभा को किसी बात के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज माँ तुल्य चाची के सामने उन्हें शोभा की आदतों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा था। शोभा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। एक तो नादान उम्र, उस पर दूसरे के सामने हुई बेइज्जती के कारण वे रात भर सुलगती रही। सुबह बिना किसी को बताए मायके आ गई। घर में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। देखने समझने समझाने वाले दादाजी तो पोती की विदाई के 6 महीने बाद ही दुनिया से विदा हो गए थे। सुरेश ने ज़रूर फ़ोन करके उसके पहुँचने का समाचार जान लिया, फिर कभी फ़ोन नहीं किया। 3-4 दिनों के बाद शोभा ने माँ से उस घटना का ज़िक्र किया, लेकिन माँ उसे समझाने के बजाय और उकसाने लगी। "क्या समझते हैं? हाथ उठा दिया, केस ठोक देंगे तब पता चलेगा।" शायद अपने दुखद दाम्पत्य के कारण बेटी के प्रति वे भी क्रूर हो गई थी। उनकी ममता जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही थी। शोभा अपनी विगत ज़िंदगी की कहानी अक्सर टुकड़ों-टुकड़ों में बताती रहती। "मुझे आज भी जब अपनी नादानियाँ याद आती है तो अपने से ज़्यादा माँ पर क्रोध आता है। मेरे 5 अनमोल साल माँ के कारण मुझसे छिन गए, लेकिन शायद मेरा कुछ भला ही होना था और वे फिर यादों में खो जाती।" इंटर की परीक्षा करीब थी। वे अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहती थी, इसलिए परीक्षा देने लखनऊ में दूर के एक मामा के यहाँ गई। वहाँ मामा के दानव जैसे 2 बेटे अपनी तीखी निगाहों से अक्सर उनका पीछा करते रहते। उनकी नज़रें उसके शरीर का ऐसे मुआयना करती कि लगता वे वस्त्र विहीन हो गई है। एक रात अपनी कमर के पास किसी का स्पर्श पाकर वे घबरा कर बैठ गई। एक छाया को उन्होंने दौड़ते हुए बाहर जाते देखा। उस दिन के बाद
से वे दरवाज़ा बंद करके सोती। किसी तरह परीक्षा देकर वे वापस आ गई। माँ की अव्यावहारिक सलाह पर एक बार फिर से वे अपनी मौसी की लड़की के यहाँ मुंबई गई। उन्होंने सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बुटीक वगैरह खोल लेगी, लेकिन वहाँ जाने पर बहन को अपने दो छोटे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त की आया मिल गई। वे अक्सर उन्हें शोभा के भरोसे छोड़कर पार्टियों में व्यस्त रहती। बच्चों के साथ शोभा को अच्छा तो लगता था, लेकिन यहाँ आने का उनका एक मकसद था। एक दिन शोभा ने मौसी की लड़की के पति से पूछा, रोहित जी, थोड़ा कोर्स वगैरह का पता करवाइए, ऐसे कब तक बैठी रहूंगी। बहन उस वक्त घर में नहीं थी। बहनोई मुस्कुराते हुए बोले, अरे आराम से रहिए ना, यहाँ किसी चीज़ की कमी है क्या? किसी चीज़ की कमी हो तो हमसे कहिएगा, हम पूरी कर देंगे। उनकी बातों के लीजे लीजे एहसास से शोभा को घिन आने लगी कि उनके यहाँ पत्नी की बड़ी बहन को बहुत आदर की नज़रों से देखते हैं। उनके लिए ऐसी सोच। फिर शोभा दृढ़ निश्चय करके वापस मायके आ गई। मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी बीमार रहते थे, उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। शोभा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं थी। शोभा ने अपने सारे गहने बेचकर पैसे बैंक में जमा करवाए और फिर बीए में दाखिला ले लिया। बीए करने के बाद शोभा की उसी कॉलेज में नौकरी लग गई। 5 साल का समय बीत चुका था। पिताजी का देहांत हो गया था। भाई भी पिता के रास्ते चल रहा था। घर तक बिकने की नौबत आ गई थी। आमदनी का एकमात्र जरिया शोभा ही थी। अब भाई की नज़र शोभा की ससुराल की संपत्ति पर थी। वह शोभा पर दबाव डाल रहा था कि तलाक ले लो, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन अब तक की जिंदगी से शोभा ने जान लिया था कि तलाक के बाद उसे पैसे भले ही मिल जाए, लेकिन वह इज्जत, वह सम्मान, वह आधार नहीं मिल पाएगा जिस पर सिर टिकाकर वे आगे की जिंदगी बिता सके। सुरेश के बारे में भी पता चलता रहता। वे अपना सारा ध्यान अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगाए हुए थे। उनकी जिंदगी में शोभा की जगह किसी ने नहीं भरी थी। भाई के तलाक के लिए बढ़ते दबाव से तंग आकर एक दिन बहुत हिम्मत करके शोभा ने उन्हें फ़ोन मिलाया। हेलो। हेलो कौन? सुरेश की आवाज़ सुनकर शोभा की सांसों की गति बढ़ गई, लेकिन आवाज़ गुम हो गई। हेलो कौन? उन्होंने फिर पूछा। शोभा, हाँ कैसे हैं? उनकी दबी सी आवाज़ निकली। 5 साल, 4 महीने, 20 दिन, 15 घंटे के बाद आज कैसे याद किया? उनकी बातें शोभा के कानों में अमृत के समान घुलती जा रही थी। आप क्या चाहते हैं? शोभा ने प्रश्न किया। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने प्रति प्रश्न किया। मैं तलाक नहीं चाहती। तो लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सचमुच दूसरे दिन बिना किसी को बताए शोभा अपने घर लौट गई। फिर निखिल पैदा हुआ और फिर काजल। शोभा गुवाहाटी की जिस कॉलेज में प्रधानाचार्य थी, उसी कॉलेज में मैं हिंदी की प्रधान अध्यापिका थी। उम्र और स्वभाव में अंतर के बावजूद हम दोनों की दोस्ती मशहूर थी। शोभा को पूरा कॉलेज हिटलर के नाम से जानता था। आभूषण और श्रृंगार विहीन, कठोर चेहरा, भिजे हुए होठ, बड़ी बड़ी आंखों को ढकता बड़ा सा चश्मा, बेहद रोवीला व्यक्तित्व था। जैसा व्यक्तित्व था वैसे ही आवाज़, बिना माइक के भी जब बोलती तो परिसर से दूसरे सिरे तक साफ सुनाई देता। लेकिन शोभा की सारी कठोरता कक्षा में पढ़ाते वक्त बाल सुलभ कोमलता में बदल जाती। अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय को भी वे अपने पढ़ाने की अद्भुत कला से सरल बना देती। मैं तब भी शोभा के विगत जीवन की तुलना वर्तमान से करती तो हैरान हो जाती कि कितना प्यार तालमेल है इनके परिवार में। अगर शोभा किसी काम के लिए बस नज़र उठाकर सुरेश की तरफ देखती तो वे उनकी बात समझकर जब तक नज़र घुमाते निखिल उसे करने दौड़ता, तब तक तो काजल उस काम को कर चुकी होती। दोनों बच्चे रंग रूप में माँ पर गए थे। काजल थोड़ी सांवली थी, लेकिन तीखे नैन नक्श और छरहरी काया के कारण बहुत आकर्षक लगती थी। वह एमएससी की परीक्षा दे चुकी थी। निखिल एमबीए करके दिल्ली में एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर नियुक्त था। उसने एक लड़की को पसंद किया था। माता पिता की मंजूरी उसे मिल चुकी थी, मगर वह काजल की शादी के बाद अपनी शादी करना चाहता था। लेकिन काजल शादी के नाम से ही बिदक जाती थी। शायद अपनी माँ के शुरुआती वैवाहिक जीवन के कारण उसका शादी से मन उचट गया था। फिर एक दिन शोभा ने ही समझाया, बेटी, शादी में कोई शर्त नहीं होती। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें तुम जितना बंधोगी उतना ही मुक्त होती जाओगी, जितना झुकोगी उतना ऊपर उठती जाओगी। शुरू में हम दोनों अपने अपने अहम के कारण अड़े रहे तो खुशियां हमसे दूर रही। फिर जहाँ एक झुका दूसरे ने उसे थाम के उठा लिया, सिर माथे पर बिठा लिया। बस
शादी की सफलता की यही कुंजी है। यहाँ अहम की दीवार गिरी, प्रेम का सोता फूट पड़ता है। धीरे धीरे काजल अस्वस्थ हुई और आज 7 फेरे लेने जा रही थी। सुबह से सुबह का 4-5 बार फ़ोन आ चुका था। कोमल, देखना काजल तो पार्लर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे, शादी है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं की। सलवार कमीज पहनी और स्टेज पर चढ़ गई। तू ही जरा जल्दी आकर उसका हल्का मेकअप कर दे। 5 बज गए थे। निखिल गेट के पास खड़ा होकर सजावट वाले को कुछ निर्देश दे रहा था। जब से शादी तय हुई थी वह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह घर बाहर दोनों के सारे काम संभाल रहा था। मुझे देखकर वह हंसता हुआ बोला, शुक्र है मौसी, अब आ गई। माँ अंदर बेचैन हुए जा रही है। मैं हंसते हुए घर में दाखिल हुई। पूरा घर मेहमानों से भरा था। किसी रस्म की तैयारी चल रही थी। मुझे देखते ही शोभा तुरंत मेरे पास आ गई। मैं ठगी सी उन्हें निहार रही थी। पीली बंधेज की साड़ी, पूरे हाथों में लाल चूड़ियाँ, पैरों में आलता, कानों में झुमके, गले में लटकी चेन और मांग में सिंदूर। मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। शोभा, कहीं समधी तुम्हारे साथ ही फेरे लेने की जिद न कर बैठे। मैंने छेड़ा। सुरेश पीली धोती में मंडप में बैठे कुछ कर रहे थे। यह सुनकर हंस पड़े। फिर शोभा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, आज कहीं बेटी और बीवी दोनों को विदा न करना पड़ जाए। शोभा शर्म से लाल हो गई। मुझे खींचती हुई काजल के कमरे में ले गई। शाम को जब काजल सज धज कर तैयार हुई तो माँ बाप भाई सब उसे निहार कर निहाल हो गए। शोभा ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने काजल को चेताया, खबरदार जो एक भी आंसू टपकाया वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। काजल धीमे से हंस दी, लेकिन आंखों ने मोती बिखेर ही दिए। शोभा ने हौले से उसे अपने आंचल में समेट लिया। स्टेज पर पूरे परिवार का ग्रुप फोटो लिया जा रहा था। शोभा के परिवार की 4 मनकों की माला में आज दामाद के रूप में एक और मनका जुड़ गया था। उन लोगों को देखकर मुझे एक बार शोभा की कही बात याद आ गई। कॉलेज के सालाना जलसे में समाज में बढ़ रही तलाक की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रेम का धागा मत तोड़ो, अगर टूटे तो फिर से जोड़ो। आज उन्हें और उनके परिवार को देखकर यह बात सिद्ध भी हो रही थी। शोभा के प्रेम का धागा एक बार टूटने के बावजूद फिर जुड़ा, और इतनी दृढ़ता से जुड़ा कि गांठ की बात तो दूर, उसकी कोई निशान भी शेष नहीं है। उनके बच्चे निष्कपट प्यार की उस माँ में इतनी ऊर्जा थी कि जिसने सभी गांठों को पिघलाकर धागे को और चिकना और सुदृढ़ कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब